जोहार साथियों, मैं हूँ अंशुल, आपका अपना प्यारा दोस्त भाई और आप सभी लोगों में से कुछ लोगों का लीडर भी। दोस्तों, आज एक विशेष मसले को लेकर मैं आया हूँ और मसला ये है कि जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हमारे साथ निर्मित है, जिस प्रकार की जो गतिविधियाँ चल रही हैं देश के अंदर, इस पे आज मेरा जो विषय है वो केंद्रीय विषय है और यह सारे देश के आदिवासियों को अफेक्ट करने वाला विषय है। आज का मेरा विषय है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो सरकार लेके आ रही है, ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है, देखने योग्य विषय है और समझने का भी विषय है। आखिर क्या है ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? क्या इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारे इस देश को ज़रूरत है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की हमारे समाज को ज़रूरत है? क्या यूनिफॉर्म कोड के माध्यम से किसी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है? क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है उन्हें और ज़्यादा दबाया जा रहा है? यूनिफॉर्म सिविल कोड पे जानते जाते मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इतिहास के पन्नों को बेहतर तरीके से खंगालेंगे तो पाएंगे कि हर देश के माइनॉरिटीज़ उस देश की मेजॉरिटी के द्वारा और जो सैवटेज कम्युनिटी होती है, जो वहाँ की उपेक्षित जो कम्युनिटीज़ हैं, वो मेजॉरिटी के द्वारा हमेशा हिंसा का, दुर्दशा का और बहुत ही ऐसे कई संगीन जुर्म हैं, अपराध हैं, उसका शिकार होती है। आपको पता है कि चाहे हम भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या बांग्लादेश की बात करें, हमने हर देश पे, या श्रीलंका की बात करें या म्यांमार की बात करें, हमने हर देश पे वहाँ की माइनॉरिटी कम्युनिटी के ऊपर वहाँ के बहुसंख्यकों के द्वारा अत्याचार देखा है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि एक ऐसी कम्युनिटी, एक आदिवासी कम्युनिटी जो टेरिटोरियली खुद को डिफ़ाइन करती है कि इस देश की मालिक है और इसका मालिकियत का प्रमाण भी सरकार के पास उपलब्ध है, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से सरकार आदिवासियों के जो पहचान है, उनकी संस्कृति है, उस पे हमला कर रही है। मैंने अपने पुराने बयानों पे बार बार इस बात को कहा, बार बार इस बात को रखा कि ट्राइबल की जो आइडेंटिटी है उसे हम इंडिजिनस पीपल डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं और इंडिजिनस पीपल डिक्लेरेशन पे हम इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि उसका डिस्टिंक्ट कल्चर एंड टेरिटोरियल पोजीशन डिफ़ाइन करता है कि वो व्यक्ति ट्राइबल है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति ट्राइबल है तो उस ट्राइबल को अपने कस्टम ट्रेडिशंस को लेकर चलना चाहिए और वो बेशक अपने कस्टम ट्रेडिशन के साथ चलना प्रेफर भी करता है, पसंद भी करता है और चलता भी है। परंतु जो लोग जिन्हें समाज के साथ गद्दारी करना पसंद होता है, वो अपने कस्टम ट्रेडिशन को छोड़ते हैं, उनसे नफ़रत करते हैं और इसका मैं आपको जीवंत प्रमाण बता सकता हूँ। ऐसे लोग जो आदिवासी होते हुए भी सिर्फ लाभ के लिए आदिवासी बने हैं, परंतु वो आदिवासी जब ऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैं जो उन्हें भड़काते हैं, जो उन्हें बहकाते हैं, इन आदिवासियों के पास अगर आप जाके सेवा जोहार या जय सेवा भी कह देंगे तो वो हंसने लगेंगे या मजाक उड़ाएंगे और इसे मैंने कई बार इस चीज़ को फेस किया। आज ये जो आंदोलन इस जगह पे आप देख रहे हैं, ये इतना आसान नहीं था। इस स्तर पे आंदोलन को लेकर जाने के लिए ना जाने कितनी कुर्बानियाँ गईं और ज़िंदा कुर्बानियाँ सबसे ज़्यादा याद की जानी चाहिए। लोगों ने अपने करियर की कुर्बानी दी, लोगों ने अपने पर्सनल लाइफ की कुर्बानी दी, लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ को जीना छोड़ के, अपने करियर को बनाना छोड़ के समाज को दुरुस्त करने के लिए अपना ताउम्र का पूरा मेहनत, पैसा जो भी हो सकता था वो तन मन धन से लगा दिया।
और जब हमारे सामने यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे वाहियात बातों को रखा जाता है तो वहाँ पे मैं यहाँ कोट करूँगा कि जो जस्टिस शाह जिन्होंने एक बात कही कि आदिवासी महिलाओं को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत लाभान्वित किया जाना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि यदि ऐसा किया जाता है तो आदिवासी महिलाओं के साथ जो पहले से तो जिहाद चल ही रहा है और वो लव जिहाद हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है, आदिवासी महिलाओं को आप देखेंगे बहुत सारे गैर आदिवासी लोगों ने फंसाया हुआ है और उनका वो शोषण करते हैं, उनके नाम से ज़मीनें खरीदते हैं, उसकी दलाली करते हैं, कलेक्ट्रेट से स्पेशल परमिशन ली जाती है और उसके बाद वहाँ से उस ज़मीन को औने पौने दामों में खरीद कर उसे विक्रय कर दिया जाता है। और कई दफ़ा तो ये देखा गया है कि जो आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी के यहाँ विवाह करके जाती हैं, उसके ख़ानदान के लोग, उसके समाज के लोग, उसके जो कम्युनिटी के लोग हैं, वो उसको ताने मार मार के इतना जलील कर देते हैं कि उस आदिवासी महिला का आत्मविश्वास मर जाता है, वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाती है। और मैंने कई वाक़ये अपने इतने करीबी से देखा है कि कुछ लोगों ने तो आदिवासी महिलाओं को, आदिवासी युवतियों को, कई तो नेत्रियों को इसलिए फंसाया कि वो उनके अंदर का जो आदिवासियत होने की जो ताकत थी उसको ख़त्म कर सकें। और जब उनके अंदर आदिवासी होने की ताकत ख़त्म हो गई तो उन्होंने बाज़ार में छोड़ दिया, उन्हें जीवन काल में छोड़ दिया। और मुझे यहाँ पे स्पष्ट नज़र आ रहा है कि अगर जस्टिस शाह ने जो बात कही है और ये हिटलर शाही चला के भाजपा सरकार हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम अगर आदिवासियों के ऊपर थोपती है तो उससे नतीजा ये निकलेगा कि धनबल में, बाहुबल में, सौंदर्य बल में जो प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोग हैं वो आदिवासी महिलाओं को फंसाएंगे, उनका शोषण करेंगे, उनके नाम से भूमि क्रय करेंगे, या फिर इसका ये भी रिज़ल्ट हो सकता है कि आदिवासियों की जो पैतृक संपत्ति है उस पे उनको हक मिले, इसके लिए वो उस महिला का इस्तेमाल उसके ही परिवार के, उसके पिता के खिलाफ करेंगे। ये रियलिटी है और हुआ है, कई ऐसे वाक़ये हुए हैं। चूँकि ये काफ़ी संवेदनशील विषय है इसलिए मैं लोगों के व्यक्तिगत नाम आपके सामने नहीं रख सकता हूँ, परंतु मैं आपको घटना चक्रों को आपके सामने रख सकता हूं और संभावित उन संभावनाओं को आप समझ भी सकते हैं कि ऐसा होता आया है और ऐसा हो रहा है। आलम यह है कि यदि उत्तराधिकार अधिनियम आदिवासी महिलाओं के ऊपर थोपा जाता है तो आदिवासी महिलाओं का शोषण और शिकार गैर आदिवासियों के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा नरसंहार आपको देखने को मिलेगा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी आदिवासी महिला के साथ किसी गैर आदिवासी ने विवाह किया, उसके बाद वो अपनी उस पत्नी को परेशान करेगा, उसके ऊपर अत्याचार करेगा, क्योंकि आदिवासियों में तो दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं है, परंतु जिस घर में वो विवाह करके गई है वहाँ के लोगों की मानसिकता तो दहेज प्रथा वाली है। तो जिस परिवार में मानसिकता दहेज प्रथा वाली है, जो लोग महिलाओं को डोमिनेट करके यानी कि नीचे तबके का मानते हैं, जो महिलाओं को तुष्टीकरण करते हैं, वो समाज के लोग उस आदिवासी महिलाओं को स्वाभिमान से जीने नहीं देंगे और उनको प्रताड़ित करेंगे कि तुम्हारे पिता के पास तो इतने एकड़ ज़मीन है, तुम्हारे पिता के पास तो ये मकान है, तुम वहाँ पे उनको परेशान करो, उनको प्रताड़ित करो और वहाँ से उनसे वो छीनो और छीन के यहाँ पे लाओ, हमारे बच्चों के काम पड़ेगा। तो वहाँ पे आलम ये होगा कि वो महिला, वो बालिका जो भी गैर आदिवासी में विवाह करके जाएगी वो प्रताड़ित हो जाएगी। और आदिवासी में ही अगर यदि महिला विवाह कर रही तो उसे पैतृक संपत्ति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आदिवासियों में एक प्रथा प्रचलित रही है और वो प्रथा यह प्रचलित रही है कि जब भी वो अपनी बेटी के लिए ससुराल देखते हैं, जब भी वो अपनी बेटी के लिए एक अच्छा वर देखते हैं तो देखते हैं कि उसके पास ज़मीन कितनी है। जिसके पास ज़मीन होती है, जिसके पास संसाधन होते हैं, उसको कन्याएं दी जाती है
और वहाँ पे मर्डरिंग हो जाती है। कई बार तो ऐसे ही कई दफ़ा देखा है कि एकड़ों में ज़मीन दे दी अपनी बेटी को गिफ्ट में। तो हमारी ग्राम की पंचायत काफ़ी है, हम अपनी ग्राम सभा या सामाजिक पंचायत के माध्यम से निर्णय ले सकते हैं। अगर सच में किसी महिला को ज़रूरत है तो ग्राम सभा उसके लिए पिता की संपत्ति में हक अवेलेबल कराती है, और ऐसे कई वाक़ये हुए भी हैं। परंतु यदि आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ कहेंगे कि आदिवासियों की संस्कृति को विच्छेदित करने के लिए ये प्रयास करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि आप आदिवासियों की भूमि को गैर आदिवासी हाथों में सौंपने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। और आज तक ऐसा कोई मामला इतना प्रकाश पे नहीं आया कि एक गांव से विवाह करके दूसरे गांव में गई हुई आदिवासी महिला, उसने कभी उसको ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो अपने पिता की संपत्ति को जाके बोले कि ये संपत्ति में मुझे हक चाहिए। क्योंकि वो जिस घर में भी जाती है तो हमेशा एक पिता, एक आदर्श पिता अपनी बेटी के लिए खुद से ज़्यादा हैसियत वाला परिवार को प्रेफर करता है। और ये एक संस्कार है या फिर ये मनोवैज्ञानिक रूप से एक सिद्धांत भी रहा है। अब इस दौरान पे यदि सरकार इस प्रकार की प्रवृत्तियों को वहाँ पे लागू करती है तो इसका आदिवासी समाज की बहुत सारी पंचायतें हैं, समस्त लोग मिलकर सरकार के ख़िलाफ़ में बहुत उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि अभी तक आपने संस्कृति पे हमला किया, आदिवासी दबे सुर में बर्दाश्त कर लिया। अब संपत्ति पे आप हमला करेंगे और व्यक्तिगत संपत्ति पे हमला करेंगे, तो मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं भैया, जो भी सरकार आपके तक या सरकार के जो नुमाइंदे हैं आप तक आवाज़ जा रही है, तो ये लोग उग्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जिस भाई का हक छीना जा रहा है वो तो उग्र होगा ही ना, क्योंकि उसे पता है कि मेरी बहन को अगर मैंने भूमि दे भी दी तो वो इस ज़मीन को बेच देगी, उसको अपने पास थोड़ी ना रखेगी। और अगर उसे ज़रूरत होगी तो आप जाके देख लेना, हमारे यहाँ आज भी अगर कोई महिला विधवा भी हो जाती है और वो चाहती है ना कि अपने पिता के परिवार में रहना, तो वो रही है, उसको समाज ने एक्सेप्ट किया है। आप लोगों की तरह सती प्रथा हमारे आदिवासी समाज में कभी नहीं रही कि यहाँ पे पति अगर दिवंगत हो गया तो पत्नी को जला दिया जाए। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, सरकार के षड्यंत्र को भी आपको समझना होगा कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आपको झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये तो मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए है, या फिर आपसे कह रहे हैं कि ये ईसाइयों को टारगेट करने के लिए है। इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में यही ज्ञान चल रहा है। परंतु असलियत की बात ये है कि ये आदिवासी जिसके पास इस देश के अंदर सबसे ज़्यादा ज़मीन है और इसी की सामाजिक ज़मीन पे सबसे ज़्यादा खनिज है, उसको छीनने का ये षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति मैत्री भाव रखने वाले ज्यूरिडिक्शन पे बैठे हुए कई लोगों के ऐसे बयान आते हैं। ये कह रहे हैं कि ये संविधान में समीक्षा चाहते हैं। ये संविधान में किस प्रकार की समीक्षा चाहते हैं? अरे पहले संविधान को आप धरातल में एज इट इज़ लागू तो करो। आपने 5वीं अनुसूची लागू नहीं की, आपने 6वीं अनुसूची लागू नहीं की, और वहाँ से पत्र बस जारी है, यहाँ पे गवर्नर कुछ नहीं कर पा रही है। तो क्या है ये? आप बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप आदिवासियों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप आदिवासियों को ऐसा समझ रहे हैं कि आदिवासी गंवार है, इसको आप जैसा मर्दन करना चाहें मर्दन होता रहेगा, आप जैसा प्रताड़ित करना है प्रताड़ित होता रहेगा। मैं कहना चाहूँगा महोदय, आदिवासी समाज अब जागरूक हो गया है। उसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना कि जिस प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ रही है ना, तो अब सारा आदिवासी समाज अपनी खेत की तरफ लौट रहा है, अपनी ज़मीन की तरफ लौट रहा है। और जो आदिवासी समाज का व्यक्ति खेत और ज़मीन की तरफ जा रहा है वो आंदोलन के लिए भी तैयार हो रहा है। इतना याद रखना। हो सकता था कि पहले नौकरी की वजह से कई लोग अपने खेत खलियान से दूर चले गए थे, परंतु एक चीज़ आपने दूसरों को टारगेट करके आपने अपने मित्रों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मगर आदिवासी समाज के लिए एक रास्ता क्लियर कर दिया कि अब आदिवासी समाज अब खेत खलियान की तरफ जा चुका है, वो खेत खलियान की तरफ बढ़ चुका है और अब वो आंदोलन के लिए भी तैयार हो चुका है। और अब यदि आप इस प्रकार से प्रहार करेंगे तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरी चीज़, आप ये जो वनवासी बना के बेवकूफ़ बनाने का जो षड्यंत्र रचे हैं ना,
इसे भी आप थामने का प्रयास कीजिए। हम डायरेक्ट आपका विरोध नहीं करते, हमें आपसे कोई लेना एक ना देना दो है, परंतु आप हमें छेड़ना बंद करें। कई बार तो ऐसी गुप्त सूत्रों से ऐसी खबर उड़ती हुई आती है कि आप दुनिया भर से आदमखोर जो ट्रैंकुलाइज किए हुए शेर होते हैं, जो बाघ होते हैं, चीते होते हैं, तेंदुए, तो उनको आप उठा के पेंच टाइगर रिजर्व में छोड़ रहे हैं, कान्हा टाइगर रिजर्व में छोड़ रहे हैं। क्यों? ताकि वो उधर पे आदमखोरी दिखाएं और वहाँ के लोगों को मार के खाएं। अभी की घटना है, मैंने इससे पहले भी आवाज़ उठाई थी कि आप टाइगर वर्सेस ट्राइबल का कॉन्फ्लिक्ट बंद करें। उस समय नाइट सफारी बंद हुई, उसके बाद आवाज़ उठाने के बाद बंद हुई। फिर वहाँ पे आपने फिर से नाइट सफारी चालू करवा दी बफर जोन एरिया में। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 4 दिन भी नहीं हुआ, 2 दिन पहले यहाँ पर एक पटले समाज का, पवार समाज का एक व्यक्ति मारा गया और 2 लोग घायल हो गए। आप लोगों ने आदिवासियों में तो 80 लोगों को आरोपी बना दिया। सवाल ये पूछता हूँ कि अब वो पवार समाज के लोग, वहाँ पे इतने सारे लोगों ने हमला किया, उनको तो आप आरोपी नहीं बनाएंगे ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के तो प्रदेश अध्यक्ष के ही रिलेटिव की हत्या हुई है बाघ के द्वारा, तो उनको आप आरोपी नहीं बनाएंगे, आप उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे। और ये हमारे भाइयों को भी समझना चाहिए, ये हमारे लिए चेतावनी मैसेज है कि जब तक आपका सामाजिक पावर हर राजनीतिक दल को झुकाने के लिए कामयाब नहीं हो जाता, तब तक टूट फूट करने वाले लोगों की नसबंदी आपको करनी होगी। कुछ लोगों के यानी कि नाक इतनी चौड़ी है ना कि वो लोग जरा सी बातों में नाराज़ हो जाते हैं। भाई नाराज़गी 2 मिनट के लिए रखो, अपनी बात रखो और बात रखने के बाद नाराज़गी ख़त्म करो और आंदोलन के लिए खड़े हो जाओ। ये ज़्यादा बेहतर रास्ता होगा। और ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं करूँगा, कारण है लंबा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि आप सभी लोग संक्रमित हो चुके हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से। आप एक जगह टिकते नहीं हैं। अब जब आप टिकाऊ बन जाएंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगा, अगर आप टिकाऊ नहीं हैं तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जब से ये रील्स का सीज़न चला है, जब से ये शॉर्ट्स का सीज़न चला है, तो लोगों का अटेंशन स्पैन ख़त्म हो गया। अब वो ध्यान ही नहीं दे पाते। इवन रिज़ल्ट भी इतने बकवास हो गए हैं, शिक्षा नीति खराब हो गई है। अरे देखा जाए तो भारत की जो परिस्थिति है वही नष्ट होते जा रही है। यहाँ पे लोग, मैं सभी धर्मों का सम्मान भी करता हूँ, परंतु मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप आदिवासी संस्कृति का सम्मान करें। हम किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जगह सही हैं, हम अपनी जगह सही हैं। हम अपनी संस्कृति के साथ चलेंगे, आप अपनी संस्कृति के साथ चलें। हम आपकी संस्कृति का सम्मान करते हैं, आप हमारी संस्कृति का सम्मान करें। अगर आप हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप हमारी ज़मीन छीन कर, आप हमारे भाइयों को प्रताड़ित कर आप हमारे अधिकारों को तोड़ मरोड़ कर और हमारे जो अस्तित्व का हनन अगर करेंगे तो हम शांत नहीं बैठेंगे। हम लोग आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन बहुत बड़े रूप में होगा। और जब ये आंदोलन बड़े रूप में होगा तो इसमें आपको बहुत इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमारे एक भाई आ गए हैं हमारे लिए चाय लेके। आ जाइए भाई, आइए थोड़ा सा कैमरे में आइए। आप क्या नाम है आपका? दीपक वर्मा। भाई ये दीपक बरमैया जी, और ये चौपाटी में यहाँ पे हमारे राजा दलपत शाह जी के केयर टेकर भी हैं फ़िलहाल के लिए। और जब से घटना हुई है तो हम इनको कह दिए कि भाई आप लोग देखते रहे ना कि यहाँ पे कई ऐसे लोग आते हैं। और ख़ासकर मैं तो कहता हूँ कि हमारे आदिवासियों के राजा की शान व शौकत से तकलीफ़ होने हैं जो आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों को दबा के रखते हैं। परंतु ये हमारा भाई है और हमारे भाई को भी कोई तकलीफ़ होगी तो हम उसके साथ खड़े हैं। और ठीक है, हाँ थैंक यू चाय के लिए। हम आते हैं फिर। तो इसी के साथ अब चाय भी पी लेता हूँ, आप भी चाय पी लीजिए। और मैं अपने इस वीडियो को विराम देने जा रहा हूँ। और विराम देने से पूर्व अनुग्रह करूँगा कि वीडियो अगर आपको जिस भी माध्यम से मिला हो, भैया ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, शेयर कर देना। शेयर इसलिए कर देना, मेहनत लगती है, थोड़ी सी रिसर्च लगती है। और इतनी बात मैं रख पा रहा हूँ तो इसके पीछे, और इतनी प्रबलता से रख पा रहा हूँ उसके पीछे मेरा कम से कम 15-16 सालों का संघर्ष है। मेरे उस संघर्ष के खातिर इस वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासियों को पहुंचा देना और सरकार के नुमाइंदों तक भी पहुंचा देना। हो सकता है कि मेरी बात उतनी प्रखर मुखर ना हो जैसे कि बहुत बड़े इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं,
ये ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, जैसी ज़मीन में बात होती वैसी बात करता हूँ। मुझे बहुत बड़े गोदी मीडिया के एंकरों की तरह बहुत बेहतरीन तरीके से बेवकूफ़ बनाते नहीं आता। जो सच है वो मैं आईना आपको दिखा देता हूँ। इसी के साथ आपने मुझे सुना और आप मेरे वीडियो को शेयर करने जा रहे हैं, लोगों तक पहुँचाने जा रहे हैं। प्रतिक्रिया कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको सेवा जोहार करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सेवा, जय जोहार।